लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जो कार्बन वाला चैप्टर है इसकी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन क्या बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कार्बन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या? अब आगे के टॉपिक में हम लोगों को कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातचीत करनी है। किसके बारे में बातचीत करनी है? कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, क्या है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़? ठीक है, अच्छा देखो, वैसे तो कार्बन कंपाउंड बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट हमारा सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चुनिंदा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेगा। डन। अच्छा, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है दैट इज़ कंबशन। ठीक है, ये कंबशन वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने इससे पहले इस कंबशन वर्ड को सुना है। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस में पढ़नी है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में कार्बन से रिलेटेड पढ़नी है वो है आप लोगों की एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और चौथी केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन जो आपको शो करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा, ठीक है। खैर, अभी इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप जो पढ़ने वाले हो कार्बन की, क्या ये पढ़ना ज़रूरी है अभी, मतलब क्लास 10th में? क्या हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं? नहीं। पहले तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ का बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम इनकी कोई भी डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली एडिशन और सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन आप अपने क्लास 10th के लेवल पर थोड़ा सा पढ़ते हो, बहुत ही थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा पढ़ते हो। ठीक है, ताकि जब आप 11th एंड 12th में जाते हो तो आप इसी एडिशन और इसी सब्स्टिट्यूशन का एकदम बड़ा सा पार्ट, एकदम बड़ा सा डिटेलिंग आप वहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, जब आप क्लास 11 या फिर जब आप क्लास 12th में जाते हो तब। कंबशन एंड ऑक्सीडेशन तो खैर बहुत ही थ्योरी बेस्ड पार्ट है, लेकिन जो एडिशन और जो सब्स्टिट्यूशन है तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, कि अरे यार ये वाले टॉपिक्स तो जो है ना हमारे, ये वाले टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। जब आप इन्हें क्लास 11 में पढ़ोगे तब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो अभी तो आपको सिर्फ इनकी ऊपर ऊपर से डेफिनेशन और थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ानी है, अदरवाइज बाकी सब 11th क्लास। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोगों के कार्बन की, वो रहेगी आप लोगों का कंबशन रिएक्शन। ठीक है, वो कौन सी वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंबशन रिएक्शन। ये जो वर्ड है कंबशन, ठीक है, ये क्या हमने पहली बार सुना है क्या? नहीं, कंबशन वर्ड हम लोगों ने पहली बार नहीं सुना है। कंबशन वर्ड हम लोग कई बार इससे पहले सुन चुके हैं, राइट? अच्छा, क्या होता है कंबशन का मीनिंग? अगर मैं सादी सिंपल सी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं तो कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जला देना, है ना। जब आप किसी चीज़ को जला देते हो तो उस जला देने वाले प्रोसेस को या उस जला देने वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, तो देखो, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं नेचर में। कुछ कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, वगैरह वगैरह, और भी पता नहीं क्या 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 होता है। बट इन जनरल इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग किन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इन जनरल हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे, यानी कि
अगर आपके पास एक HC है और अगर आप उसको कंबस्ट करते हो, आप उसका कंबशन करते हो, तो कंबशन होने के बाद क्या होगा, ये वाले टॉपिक पे हम लोगों को आज की क्लास पे बातचीत करनी है। तो कैसा है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वो कंपाउंड्स जो जनरली या फिर मैं कहूँ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए रहते हैं उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है मैडम, ठीक है, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ओके, तो ऐसे केस में अगर कोई कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है और अगर आप उसको जलाओगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर अगर कोई कंपाउंड जला है, आप उसको जलाओगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसे हम जलाएंगे कैसे। अब कई महान आत्माएं हैं तुरंत बोलेंगी कि माचिस की मदद से, फलाने की मदद से, ढिमकाने की मदद से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, आप जब छोटे थे तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा अपनी साइंस की किताब में कि एक कैंडल थी। ठीक है, उस कैंडल को जलाया गया माचिस की मदद से। कैंडल बहुत ही खुशी खुशी मस्त अपना जल रही थी। फिर आपने क्या किया, कैंडल को उसके ऊपर एक ग्लास जार रख दिया। उस ग्लास जार की वजह से आपकी जो कैंडल थी, उसकी जो बाती थी, जो उसकी फ्लेम थी, वो क्या हो गई, आपकी बुझ गई। तो इससे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली। वो ये पता चली कि कंबशन करने के लिए, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑक्सीजन। अगर आप मान लेते हैं कोई चीज़ जल रही है और अगर आप उससे O2 काट दो, उसकी O2 की सप्लाई काट दो, तो वो जलते जलते बुझ जाती है। ठीक है, वो जलते जलते क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो एक्चुअली कंबशन करने के लिए जो नेसेसरी या ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है O2, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड, या मैं कहूँ ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर आप किसी सब्सटेंस को जिसे आप जलाना चाहते हो, जिसे आप कंबस्ट करना चाहते हो, अगर आप उसे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो वो बड़े ही हंसी खुशी राजी खुशी क्या होता है, जलता है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो। अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो क्या होगा, वो जो है ना जलना बंद हो जाता है। ठीक है, वो बुझ जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बार चीज़ें अच्छे से नहीं जलती। जैसे मान लेते हैं एक फ्यूल है, आपने उस फ्यूल को ओपन गार्डन में जलाया, आपने उसे ओपन गार्डन में बर्न किया, वो बहुत ही अच्छे से बर्न हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी सेम फ्यूल को अपनी गाड़ी की टंकी के अंदर बर्न करते हो, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है ना, फ्यूल बर्न होता है। तो जब हम उस टंकी के अंदर क्लोज्ड चैम्बर में वो फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई या तो नहीं होती है या तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लिमिटेड होती है। राइट, या तो नहीं होती है या तो वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो क्या उस कम ऑक्सीजन की वजह से उस फ्यूल के जलने पे कोई असर पड़ता है क्या? यस। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं है और आप फिर भी फ्यूल को जलाना चाह रहे हो तो आपका फ्यूल अच्छे से नहीं जलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ धुआं छोड़ने लगता है, काला काला धुआं, पॉइजनस गैसेस, क्लीन तरीके से नहीं जलता है। दैट वो क्लीन तरीके से बिल्कुल नहीं जलता। तो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी चीज़ का कंबशन करने के लिए। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपके पास ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई है, ठीक है, एम्पल अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन है, राइट, ओके, ठीक है, यानी कि गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका एक केस बन सकता है। ओके, और दूसरा केस यहाँ से ये बन सकता है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है। मतलब ये कि कहीं आप ऐसी जगह पे जाके कंबशन कर रहे हो जहाँ O2 नहीं है ज़्यादा, जितना O2 था आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको जला दिया। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, जला दिया। तो जब आपने उस O2 को यूज़ कर लिया तो अब धीरे धीरे O2 क्या होने लगा, कम होने लगा, राइट। तो एक ऐसी भी एक सिचुएशन हो सकती है जब हमारे पास O2 की क्वांटिटी या फिर मैं कहूँ O2 हमारे पास
कम अमाउंट में मौजूद होता है। तो क्या ज़्यादा अमाउंट में O2 के मौजूद होने से और क्या कम अमाउंट में हमारे O2 के मौजूद होने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, कंबशन पे फ़र्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क पड़ता है। जब गुड सप्लाई ऑफ O2 रहता है तब कोई भी हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न हो जाता है। जब ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई होती है तब आपका जो O2 रहता है ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो उसके ज़्यादा अमाउंट में रहने की वजह से वो आपका जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, इसे कंप्लीटली बर्न हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने हाइड्रोकार्बन को किसी ऐसी जगह पे जलाया जहाँ पे एम्पल अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस में वहाँ पर आप लोगों का वो पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीटली बर्न होता है। तुम सोचोगे अरे मैडम क्या फ़र्क पड़ता है कंप्लीटली बर्न हो या इनकम्प्लीट बर्न हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है, समझाइए ज़रा आप हमको। दिक्कत ये होती है कि इनकम्प्लीट कंबशन का ये मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन जल गया और बाकी थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन बच गया, कोई बात नहीं, उस बचे हुए हाइड्रोकार्बन को हम बाद में जला लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट बर्न होने का मतलब ये होता है कि जब वो हाइड्रोकार्बन जलेगा और इनकम्प्लीट बर्न होगा तो उसके इनकम्प्लीट बर्न होने की वजह से वहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होगी CO, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। अगर मान लेते हैं आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भरी हुई है, इमेजिन करो, या फिर मान लेते हैं जहाँ पे आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और कंटिन्यूसली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे में पता है क्या होगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप इनहेल करोगे, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। आपका जो बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड में RBC है, RBC में हीमोग्लोबिन है, ये उस हीमोग्लोबिन से जाके चिपक जाता है और हीमोग्लोबिन से जब ये चिपक जाता है ना, तो ये एक कंपाउंड तैयार कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड को अलग अलग सेल्स तक क्या होता है, पहुंचने नहीं देता, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, है ना, तो उसकी वजह से हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। और इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। सो इनकम्प्लीटली बर्न होने का ये मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन जल गया, थोड़ा सा बच गया, वो बचे हुए को हम बाद में यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीटली बर्न होने का मतलब होता है कि जब वो बर्न हो रहा है तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और कम्प्लीटली जब वो चीज़ बर्न होती है तो इसका मतलब CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी है। हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस होते हैं। लोग कहते हैं कि CO2 गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या बोलते हैं, तो CO2 गैस बुरी है, CO2 गैस बुरी है। देखो, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए या बहुत कम क्वांटिटी में हो जाए तो बेकार ही होती है। किसी भी चीज़ को अच्छा हमें तब लगता है या हमें वो अच्छी तब लगती है जब वो हमारे पास बैलेंस अमाउंट में हो। अगर हमारे पास वो बैलेंस्ड अमाउंट में रहती है ना, तो हम लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है। ज़्यादा होने से क्यों, देखो क्या होता है, उसके फिर बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन में CO को मैं बुरा कह रही हूँ और कंप्लीट कंबशन में मैं CO2 का अच्छा कह रही हूँ, ऐसा नहीं सोचेंगे आप। CO2 में भी बुराइयाँ हैं, बट कम से कम जो CO की वजह से हमें पॉइजनिंग हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है, वैसा कोई केस CO2 के साथ नहीं होता। कम से कम ये हमारा फायदा है। ठीक है, तो ये तो मैंने इन जनरली कंबशन की बात की। आपकी बॉडी में भी पता है कंबशन होता है, आपकी बॉडी में भी कंबशन होता है।
अगर आपने बायोलॉजी का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा एक पार्ट को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है ठीक ठीक क्वांटिटी में, उसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है, फूड जो हम खाते हैं वो प्रॉपरली बर्नट आउट हो जाता है एकदम अच्छे से। और जब वो प्रॉपरली बर्नट आउट हो जाता है तो प्रॉपरली बर्नट आउट होने की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो होती है 38 एटीपी के आसपास। ठीक है, 38 एटीपी की एनर्जी हमारी बॉडी में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में, ठीक है, बराबर 1 मिनट रुकोगे। देखो वंश, तुमने मुझे अभी कहा कि तुम 3 बजे बाहर जा रहे हो, है ना, तो तुम ट्यूशन अगर कर सकते हो तो कर लो। तुमने मुझे मैसेज कहा था कि मैम 11 बजे भेज दो, तो मेरे को तो तुम्हारे मैसेजेस ही खैर अभी मैंने रीड किए हैं, तो उस वक्त तो मेरे पास पॉसिबल नहीं था तुम्हें भेज पाना, मैंने मैसेजेस ही नहीं देखे थे, अदरवाइज़ मैंने भेज दिया होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब मैं जो है 4 बजे भेजूँगी। ठीक है, अगर तुम उस वक्त रहे हो अवेलेबल तो काम कर लेना, नहीं हो कहीं बाहर हो, पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब आ जाओ तो कंटिन्यू करना। ठीक है, और अगर मान लेते हैं हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन के बदले हमारी बॉडी में अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जहाँ 38 एटीपी बननी चाहिए थी, हमारी बॉडी के अंदर 38 एटीपी नहीं बनती है। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर कम एटीपी बनती है, हार्डली 2 या 4 एटीपी यही हमारी बॉडी के अंदर बनती है। अरे वो हमेशा ही करता है, हमारे साथ भी करता है वो। वो भावेश नहीं है, वो कार के बाजू से एकदम निकाला तो उनकी कार का कुछ टूट गया या फिर स्क्रैच आ गया। साइकिल का हैंडल सर उस पे टकराया। नहीं, वो मद्रासी उन्होंने गाड़ी चलाने वाले भैया ने उनको डांटा उसको। नहीं, वो 1-2 बार अंकित के साथ भी किया उसने हरकत। साइकिल वो ऐसे 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 करके करता है। अरे वो छोटा बच्चा है ना। हमारी बॉडी एटीपी बनने के बजाय हमारी बॉडी में कम अमाउंट में एटीपी बनती है। ठीक है, जैसे 2 एटीपी बन गई। और जब हमारी बॉडी में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारी बॉडी में CO2 बनता है। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ में H2O बनता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने की वजह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया ना, तो हमारी बॉडी में 2 एटीपी के अलावा लैक्टिक एसिड बनता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैम्प्स के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बायोलॉजी में कवर की हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी कंबशन के बारे में। तो अभी कैसा है, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हैं, उसके हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए नो डाउट ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोकार्बन जलता है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो कि हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई किया है। एक कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन्स की जिन्हें हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड,
और एक कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन्स की जिन्हें हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड का मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो घर में तुम्हारे खाना बनाने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग होता है, उस एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है, दैट पर्टिकुलर गैस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वो सैचुरेटेड होती है। मैं बता देती हूँ कौन सा वो गैस होता है, बट वो एक सैचुरेटेड होती है। जब आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, लेट्स से SHC, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिले, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद जब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, तब बर्न होने के दौरान वो पता है ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है? ब्लू फ्लेम। जैसे अगर घर में गैस जलता है तो तुमने देखा होगा कि गैस में ब्लू कलर की गैस निकलती है ना, ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अच्छा रेवा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, अगर इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपने कंप्लीट कंबशन नहीं होने दिया, मतलब यहाँ पे O2 गुड क्वांटिटी में दिया, तो ब्लू कलर की फ्लेम निकली। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आपने O2 की क्वांटिटी कम कर दी, पुअर कर दी, ठीक है, आप उसको ठीक से O2 नहीं दे रहे हो, तो भले ही ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कायदे से इसको क्या देना चाहिए, ब्लू कलर की फ्लेम देना चाहिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी, मतलब आपको धुआं देखने को मिलेगा, मतलब वो ठीक तरीके से जलेगा नहीं। सूटी फ्लेम, येलो फ्लेम, आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब एक जो चीज़ ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस कर सकती थी, वो येलो कलर की एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर दी है। और रही बात, हम लोग अगर बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम लोग गुड क्वांटिटी में O2 देते हैं, ठीक है, अच्छा, तो अनसैचुरेटेड कार्बन्स को आप कैसे भी कंबशन करो, ये हमेशा आपको येलो कलर की फ्लेम देते हैं, और येलो कलर की फ्लेम के साथ ये आपको देते हैं स्मोक यानी कि धुआं। ठीक है, ये होता है, ये होती है हाइड्रोकार्बन्स की कहानी। तुम देखना, जैसे अपने घर में गैस होता है, गैस में बर्नर होता है, बर्नर में तुम देखना छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छोटे छोटे छेद किस पर्पज़ के लिए होते हैं? ताकि अंदर उन छेदों के वाया O2 जा सके। जब हम खाना बनाते हैं, किसी रीज़न की वजह से कुछ छेद अगर ब्लॉक हो गए, अगर मान लेते हैं होल्स जो होते हैं, वो होल्स अगर क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, कचरा फंस जाता है, खाने के कुछ पार्टिकल्स फंस जाते हैं, कुछ भी अगर हो जाता है, तो O2 जो है, O2 की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है, राइट। अगर O2 की क्वांटिटी कम हो गई, इसका मतलब वहाँ पे जो कंबशन हो रहा था वो कंबशन इनकम्प्लीट होगा, और अगर वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इसका मतलब वहाँ पे अगर ब्लू फ्लेम बनने भी वाली थी, तो अब ब्लू फ्लेम नहीं बनती है, उस जगह पे आप देखना आपके बर्नर में येलो फ्लेम निकलने लगती है, और आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, कुछ हमारे बर्नर के साथ गड़बड़ी है। ठीक है, ठीक से वो जलता भी नहीं है। तो ये बहुत सारी कहानी थी आपके हाइड्रोकार्बन्स को लेकर। एंड इवन आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए, चाहे कोई हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो, जैसे मान लेते हैं CH4 है, आपने इसको जलाया, तो जलाया मतलब O2 दिया, है ना, जलाना मतलब O2 देना, तो हमेशा जलने के बाद CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। अगर आप CH4 की जगह मान लेते हैं आप कोई दूसरी चीज़ ले लें, जैसे दूसरी चीज़ का मतलब कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लें। अच्छा, दूसरा हाइड्रोकार्बन हम लोग क्या ले सकते हैं मैडम? तो दूसरा हाइड्रोकार्बन जैसे कि आप ले सकते हो वैक्स, ठीक है, मोमबत्ती जिससे हम लोग बनाते हैं, है ना। दूसरा हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल को आप ले सकते हो।
जैसे या फिर दूसरा हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हो गैसोलीन, ठीक है, आप गैसोलीन को ले सकते हो। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लीजिए, मान लेते हैं मैंने रैंडम कोई एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, जैसे C10H22। अगर मैं इसको भी जलाऊंगी ना O2 की मदद से, तो यहाँ पे भी जलने के बाद CO2 और H2O यही दोनों प्रोड्यूस होंगे। यानी कि हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है, जलने के बाद ये हमेशा आप लोगों का क्या प्रोड्यूस करता है, ये आप लोगों का CO2 और H2O प्रोड्यूस करके आपको क्या करता है, देता है। तो ये थी कार्बन की पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन्स की, ये एक कंबशन रिएक्शन शो करते हैं। वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये लोग आप लोगों के कंबशन रिएक्शन के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करते हैं। खैर, ये जो वर्ड है ऑक्सीडेशन, इसके बारे में हम लोग इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 यानी ऑक्सीजन को ऐड करना, या फिर इसका मतलब ये होता है कि H2 को रिमूव करना। या तो आप O2 को ऐड करो या तो आप H2 को रिमूव करो, और दोनों ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लेकिन O2 को हम ऐड कैसे करेंगे? क्या हम हवा से O2 को पकड़ पकड़ के लाएंगे क्या, कि O2 को पकड़ो, ऑक्सीजन चाहिए हवा में से, O2 को पकड़ो? नहीं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, देयर आर सम सब्सटेंसेस, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली O2 को प्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमको O2 ना नहीं होना, तुम एक काम करो ना, तुम ले जाओ O2 हमारे पास से। वो सब्सटेंस जो है O2 प्रोड्यूस करते हैं और आपको O2 दे देते हैं कि ले भाई, तुझे O2 की ज़रूरत है ना, तू ले जा O2, ठीक है, तू ले जा O2, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस जो O2 प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग के केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जहाँ पे हमने बैलेंसिंग सीखी थी ना, वहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर्पल कलर का होता है, बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरे फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करूँ तो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, बहुत ही फेमस आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये O2 को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैडम अचानक से कार्बन वाले चैप्टर में आप ये सारी जानकारी क्यों दे रहे हैं? मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो इन O2 को अपने अंदर ऐड करवाते हैं। हर कोई अपने अंदर O2 को ऐड नहीं करवाता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हर कंपाउंड या हर एटम अपने वो अंदर O2 को ऐड करवा ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बट हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये अपने अंदर O2 को ऐड करवाते हैं, और वो भी बहुत ही ईजीली ऐड करवा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजीली, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी नाम रखा गया है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कार्बन के कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। मतलब सिर्फ कंबशन रिएक्शन शो करते हैं ऐसा नहीं है, कंबशन रिएक्शन के अलावा इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि हाँ यार, हम इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और देयरफॉर ये उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, बराबर। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर इन लोगों ने रख लिया, ठीक है, इन्होंने अपने अंदर ऑक्सीजन को क्या किया, रख लिया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की दो इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन वाले चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे समाप्त होती हैं। बट इट डजंट मीन्स कि ये इकलौती प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कार्बन शो करता है, जैसे कि एडिशन रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो है कंबशन एंड ऑक्सीडेशन।
इससे रिलेटेड पता है सवाल आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सवाल आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास डायमंड है और डायमंड का अगर आप कंबशन करते हैं तो बताओ क्या बनेगा। तो जैसे कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, डायमंड कोई अजूबा नहीं है। डायमंड इज बेसिकली कार्बन। कार्बन का एक अलग अरेंजमेंट, एक अलग फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। तो यानी कि डायमंड को तो बल्कि आप ये कह सकते हो कि ये प्योर कार्बन है। ठीक है, डायमंड क्या है आपका, प्योर कार्बन है। तो जब आप ऐसे डायमंड को जलाते हो तो ये कार्बन से क्योंकि बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो जलने के बाद ये प्रोड्यूस करता है CO2। ये मत सोचना कि H2O क्यों नहीं बना। अरे यार H2O तो तब बनता ना जब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन होता। रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, सिर्फ कार्बन है। तो क्योंकि सिर्फ कार्बन है इसीलिए CO2 बना। अगर हाइड्रोजन होता तो H2O भी बनता। अगर आप डायमंड के बदले ग्रेफाइट को जलाओ तो ग्रेफाइट भी आपका प्योर कार्बन है, बस कार्बन की अरेंजमेंट अलग है। तो इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। तो ये इसका अगर आप कंबशन करते हो तो ये भी जलने के बाद क्या देगा, CO2। अगर आप मान लेते कोयले को जलाते हो, कोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बन, बस फर्क इतना है कि एमोर्फस रहता है वो, है ना। तो ये भी जलने के बाद आपको क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ CO2। H2O कब मिलता है, जब आपके पास हाइड्रोकार्बन हो, यानी कि एक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता था कि इसको हमने कंबशन किया, बताओ क्या बना। तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ रोक